Hello students, welcome to GPS Online English classes. Hope you are happy and healthy at home. Students, we are on the lesson number 11, phrase of your book. Today we will move further as we have done noun phrase, adjective phrase and verb phrase. We will move to the fourth part, adverb phrase. I hope that you have opened your books to page number 39. Open your textbooks to page number 39. आज हम फ्रेज को और आगे पढ़ेंगे. छोटा सा रिकैप करता हूं मैं, मतलब थोड़ा सा और दोहराते हैं इसको. वो क्या चीज? फ्रेज होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होता. मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स जिनका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता. जैसे आप बोले इन द क्लास में, ऑलराइट, क्लास के अंदर. तो सिर्फ यही वर्ड्स बोल जाने के बाद हमें ये नहीं पता चला कि हम किस बारे में क्या बात कर रहे हैं. इससे पहले और हमें वर्ड्स चाहिए या फिर उसके बाद हमें और वर्ड्स चाहिए. तो हमें फ्रेज के बारे में कि ये कंप्लीट एक आइडिया नहीं होता है. ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर. एडवर्ब फ्रेज मतलब कि एक ऐसी फ्रेज जो कि एडवर्ब की तरह से यूज किया जाएगा, या एक ऐसी फ्रेज, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी सेंटेंस में फ्रेज की तरह वर्क करते हैं. ऑलराइट, लेट्स लुक एट इट. एडवर्ब फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का वो ग्रुप, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, दैट फंक्शन, जिनका काम होता है लाइक एन एडवर्ब, एक एडवर्ब की तरह से वो वर्क करते हैं इन अ सेंटेंस, इन एन एडवर्ब फ्रेज, जो कि एक सेंटेंस में एक एडवर्ब फ्रेज की तरह से काम करते हैं. मतलब एक सेंटेंस में एक एडवर्ब की तरह काम करते हैं, उसको हम बोलेंगे एक एडवर्ब फ्रेज. आई रिपीट, वो वर्ड्स का ग्रुप जो कि एडवर्ब की तरह से काम करता है किसी सेंटेंस में, उसे एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे. ऑलराइट, उस सेंटेंस में और वर्ड्स हो सकते हैं, वर्ब, नाउन, प्रीपोजिशन वगैरह कुछ भी. ठीक है, और आगे हम आगे देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, ही केम, वो आ गया, एंड सैट, और बैठ गया, नेक्स्ट टू मी, मेरे बाद में. अब देखिए, आना और बैठना वर्ब्स हैं जिसके पीछे हिंदी में मीनिंग ना लग जाए, खाना पीना लिखना. आना और बैठना वर्ब है, इसमें सेकंड फॉर्म्स आई हुई हैं, आया और बैठा. हमने पहचान कर ली, वी हैव रिकॉग्नाइज्ड इट, हमने इसको पहचान लिया है कि ये वर्ब्स हैं. अब बैठा, कहां पर बैठा? वेयर, नेक्स्ट टू मी. ओके, तो वेयर कहने पर हमें मालूम पड़ा प्लेस वाली बात आ गई, एडवर्ब. तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, मेरे बाद में बैठा, मेरे साथ में बैठ गया, तो इसका मतलब, या मेरे पास में बैठ गया, ये पूरे के पूरे ये 3 वर्ड्स नजर आ रहे हैं, ये सैट को के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. और ज्यादा का मतलब और आगे की बात बता रहे हैं. बैठ गया कहां पर? मेरे बाद में. तो ये जो फ्रेज हुई तीनों वर्ड्स की, इसको बोलेंगे एडवर्ब फ्रेज. सेंटेंस नंबर 2, द चिल्ड्रन वर सिंगिंग, बच्चे गा रहे थे. हेल्पिंग वर्ब वर और मेन वर्ब सिंगिंग, गाना वर्ब हो गई. ओके, तो आपने पहचान लिया वर्ब है ये.
अब देखिए इसके बाद में क्या, इन अ लाउड वॉइस, कैसे गा रहे थे, किस तरह से, मैनर, किस तरह से गा रहे थे, इन अ लाउड वॉइस। तो अब ये जो सिंग वर्ड वर्ब है, इसके बारे में ये 4 वर्ड्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कैसे का जवाब दे रहे हैं, जोर से। मॉडिफाई करना बोलते हैं इसको, इसके बारे में और ज्यादा बताना, ऐड करना। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये एक एडवर्ब फ्रेज हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जॉन always behaves in a very rude manner. John always behaves। अब देखिए behave का मतलब व्यवहार करना, बर्ताव करना, ना वर्ड जुड़ते ही वर्ब हो गई। जॉन बिहेव करता है कैसे, इन अ वेरी रूड मैनर। अब देखिए ये तीनों ये 5 वर्ड्स, इन अ वेरी रूड मैनर मतलब बहुत ही रूड तरीके से। रूड का मतलब होता है कि बेरुखी के साथ, मतलब आप बोलेंगे कि वो सभ्य तरीके से बिहेव नहीं करता है। रूड का मतलब सख्त भी हो सकता है, हार्श, सख्त होना, कठोरता से बिहेव करता है। ओके, जॉन हमेशा बहुत कठोरता के साथ बिहेव करता है। तो अब देखिए कैसे वाला वर्ड आया इसमें, तो बिहेव को जो वर्ड्स बता रहे हैं वो ये चारों वर्ड्स हैं, बल्कि 5 है, 1 2 3 4 5 वर्ड्स। तो ये पांचों की पांचों वर्ड्स जो एक फ्रेज बना रहे हैं, एक ऐसी फ्रेज होती है एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि वो वर्ब बिहेव के बारे में और हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है। ऑलराइट, वर्ब्स को, वर्ब्स के बारे में और डिटेल बताने वाले वर्ड्स को ही हम एडवर्ब कहते हैं। और आगे चलते हैं, वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, फ्रेज की नेक्स्ट टाइप, प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो आपको आइडिया हो गया प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन इज टू, फ्रॉम, इन, बाय। प्रेपोजिशन वाली फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। A prepositional phrase consists of a preposition। एक prepositional phrase एक preposition की बनी होती है, its object and any modifiers of the object। मतलब उसमें एक object भी होता है और object को modify करने वाला भी होता है। ऑलराइट, आप इतना समझ लीजिए, ज्यादा अच्छा है, कि एक phrase जिसमें preposition भी होती है। ऑलराइट, तो अब देखना है कि ये फ्रेज जो होती है वो कैसे कैसे वर्क करती है। ये फ्रेज एक एडजेक्टिव वाला भी वर्क करती है, ये फ्रेज एडवर्ब भी की तरह भी यूज की जाती है। तो दोनों यूज हो गए इसके। अभी हम एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेंगे। वी स्टेड एट अ कॉटेज। हम ठहर गए एक कॉटेज में, बाय द लेक, झील के साथ वाले। अब आप देखो एडजेक्टिव कैसा, अब आया, हम ठहर गए कॉटेज में। इस कॉटेज के बारे में बता रहा है ये वर्ड, ये तीनों के तीनों वर्ड्स बता रहे हैं कैसा कॉटेज, जो कि लेक के साथ था। अब देखिए प्रेपोजिशन कौन सी है इसमें, बाय। हमने बोला कि जिस फ्रेज में एक प्रेपोजिशन होगी उसे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे, मतलब 2 3 4 वर्ड्स का ग्रुप है, वो फ्रेज होता है। और वो फ्रेज प्रेपोजिशन से शुरू हो रही है। ऑलराइट, प्रेपोजिशन से शुरू हो रही है। देखिए प्रेपोजिशन शुरू हो रही है, जो इटैलिसाइज्ड टेढ़े लिखे हुए वर्ड्स हैं इसमें बाय प्रेपोजिशन है, शुरू हो रही है। अब इन तीनों का मीनिंग फाइंड आउट कर रहे हैं हम कि ये किस सेंस में आ रही हैं, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। हम रुक गए, कहाँ रुक गए, एक कॉटेज में, लेकिन कैसा कॉटेज, जो कि लेक के पड़ोस में था। तो हमें कॉटेज के बारे में ये और बता रही है। कॉटेज है नाउन, कॉटेज क्या है, घर, और एक बंगला।
तो कॉटेज जो है वो एक घर है। घर नाउन हो गया। नाउन के बारे में जो वर्ड्स क्वालिफाई करते हैं, बताते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये फ्रेज कैसी हो गई? एडजेक्टिव फ्रेज। क्योंकि इसमें इन्फिनेटिव है, सॉरी, क्योंकि इसमें प्रेपोजिशन बाय लगा हुआ है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि एक एडजेक्टिव वाली सेंस में यूज की गई है। ऑलराइट, मूव फर्दर। प्रेपोजिशनल फ्रेज, फिर आ गई प्रेपोजिशन स्टार्ट होगी और इस बार वो एडवर्ब जैसी काम करेगी। मतलब वो एडवर्ब वाला फंक्शन करेगी यहाँ पे। वी क्लाइम्ड अप द हिल, हम चढ़ गए हिल के ऊपर। चढ़ना, ओके, वर्ब हो गया। और अब आ गया कहाँ चढ़ गए, वेयर अप द हिल। तो अब देखिए तीनों वर्ड्स जो बता रहे हैं, ऊपर चढ़ गए, ऊपर चले गए, जैसे पहाड़ी पर चढ़ना। हम ऊपर चढ़ गए, प्रपोजिशन है अप इसमें, लेकिन अप द हिल का मतलब क्या है? ऊपर। हम पहाड़ी पर, पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए, हिल के ऊपर चढ़ गए। तो क्लाइम के लिए ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं जो हम बता रहे हैं। चढ़ गए, हम पूछ रहे हैं कहाँ? हिल के ऊपर। तो अप द हिल ये फ्रेज हो गई और ये एडवर्ब भी है, क्योंकि क्लाइम के बारे में बता रहे हैं। चढ़ गए कहाँ? वेयर अप द हिल, तो ये एडवर्ब हो गई क्योंकि ये वर्ब है। वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? अप द हिल। आई रिपीट, क्लाइम एक वर्ब है। वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन से वर्ड्स दे रहे हैं? अप द हिल। तो ये हो गई एडवर्ब। ये फ्रेज है क्योंकि तीन वर्ड्स हैं। ये फ्रेज कहाँ स्टार्ट हो रही है? प्रेपोजिशन अप से, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब वाली हो गई। ऑलराइट, सो वी क्लाइम अप द हिल। बाकी आगे सेंटेंस का मीनिंग बढ़ा दिया है। टू गेट अ बेटर व्यू, ताकि हमें अच्छी तरह दृश्य नजर आए। दैट्स ऑल। तो अब समझने वाली बात यहाँ तक। नेक्स्ट, इसका और अगला पार्ट, इन्फिनिटिव फ्रेज। मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि इन्फिनिटिव फ्रेज का मतलब क्या है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, तो अब इन दोनों को बोलते हैं इन्फिनिटिव। whenever we use to plus verb first form, means whenever a verb comes after to, it is called an infinitive। ठीक है, तो जो वर्ड्स इन्फिनिटिव वाले होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जिनका इनकम्प्लीट मीनिंग होगा, वो फ्रेज हो जाएगा। इन्फिनिटिव से स्टार्ट है तो इन्फिनिटिव फ्रेज हो जाएगी। देखते हैं। An infinitive phrase consists, एक infinitive phrase किसकी बनी होती है? Of an infinitive। उसी बात को रिपीट कर दिया गया, टू प्लस वर्ब की सिंपल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म उसमें होती है, बेस फॉर्म। Unmodifies or other words, let's check, and modifiers, और उसमें modifiers होते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले। और अदर वर्ड्स एसोसिएटेड विद infinitive, मतलब उस infinitive में और भी वर्ड्स होते हैं जो कि और इंफॉर्मेशन भी देते हैं। ये वर्ब, ये जो फ्रेज होती है, ये एडवर्ब, एडजेक्टिव या फिर नाउन की तरह से होती है। ऑलराइट, एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज हम करते हैं, इसका यूज हमें सेंटेंस को बढ़ाकर, एक्सटेंड करके, बड़ा करके सेंटेंस को और मीनिंगफुल बनाने के लिए यूज करते हैं। तभी हम ये वाला फ्रेज वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं कि अगर सेंटेंस में कोई बात कही जा रही है उसको समझना, बुक के अंदर रीड कर रहे हो तो समझने के लिए, लिखते वक्त छोटे बड़े आंसर्स या शॉर्ट आंसर्स, उस उनको लिखते वक्त आपको समझ में आए, इसलिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। नाउ इन्फिनिटिव फ्रेज एज एन एडवर्ब हम बात करेंगे। आई वेंट होम, आई वेंट होम, मैं घर गया। ओके, क्यों गया? वाई, एडवर्ब यही तो होती है ना रीजन की। टू स्टडी फॉर माई एग्जाम्स, अपनी एग्जाम्स को पढ़ने के लिए। स्टार्ट किससे हो गया? टू प्लस स्टडी से, इन्फिनिटिव हो गया।
तो इसका मतलब ये इन्फिनेटिव फ्रेज हो गई जो कि एडवर्ब की तरह से आ रही है। आई थिंक कि इसको, ये बेशक आपने ये जो पढ़ा है इसको समझने के लिए ये एग्जाम्पल काफी है। बेशक आपको ये, आप पढ़िए इसको, आपको होगा क्लियर। नहीं क्लियर हो रहा है तो आपको इससे ज्यादा क्लियर हो जा रहा है। मैं घर गया, आई वेंट होम। ऑलराइट, मैं गया, घर चला गया, किस लिए, वाई, मैं गया क्यों, एडवर्ब ऑफ रीजन, मैं गया क्यों, टू स्टडी, पढ़ने के लिए, फॉर माई एग्जाम्स। तो ये जो 5 वर्ड्स आ गए हैं ये हो गई फ्रेज। और क्योंकि ये फ्रेज इंफिनिटिव वाली है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, स्टडी जो है फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए इंफिनिटिव फ्रेज हो गया। ऑलराइट, तो कैसा वगैरह इस तरह का यार है, कब, कहाँ, वाई, जो एडवर्ब्स की टाइप्स होती है ना, उसके लिए ये वाले वर्ड्स दे रखे हैं कि आपको, ताकि थोड़ा ध्यान रहे। हाउ, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, या किस रीजन से, क्या पर्पस है, वो वाले वर्ड्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वी मूव टू द नेक्स्ट यूज ऑफ इट, कि इंफिनिटिव फ्रेज एडजेक्टिव कब होगा। फिर वही वाली बात रिपीट करता हूँ, इंफिनिटिव है, टू के प्लस, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, और वो जो वर्ड्स होंगे वो फ्रेज हो जाएगी। उसका यूज एडजेक्टिव की तरह से हो रहा है तो वो इंफिनिटिव फ्रेज एज एन एडजेक्टिव हो जाएगा। लेट्स सी। देखिए, आई नीड अ मैगजीन, मुझको एक मैगजीन चाहिए। ठीक है जी। टू रीड ऑन द ट्रेन, पढ़ने के लिए ट्रेन पर, मतलब मैगजीन चाहिए पढ़ने के लिए ट्रेन पर। तो यहाँ पर इसमें मैगजीन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। क्या चीज, कि मुझे मैगजीन चाहिए ताकि हम इसको पढ़ सकें। ओके, तो टू रीड ऑन द, अब टू रीड तो हो गया इन्फिनेटिव, टू रीड, मैगजीन चाहिए किस लिए, टू रीड ऑन द, कैसी मैगजीन, टू रीड ऑन ट्रेन, पढ़ने, वो मैगजीन जिसको कि पढ़ा जा सकता हो ट्रेन पर। तो मैगजीन के लिए आ रहा है यहाँ पर टू रीड ऑन द ट्रेन, तो इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। ऑलराइट, और देखिए, आई नीड, मुझको जरूरत है क्या, मैगजीन। तो मैगजीन क्या है, नाउन। ठीक है, नाउन हो गया। नाउन के बारे में जो वर्ड्स और एक्सप्लेन कर रहे हैं वही, उसी को तो एडजेक्टिव कहते हैं। मैगजीन कैसी, पढ़ने के लिए, ट्रेन, ट्रेन पर, ट्रेन के अंदर पढ़ने के लिए। तो इस नाउन को ये वाले वर्ड्स और क्लियर कर रहे हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। क्योंकि इसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है रीड की, इंफिनिटिव वाली एडजेक्टिव हो गया ये फ्रेज। नेक्स्ट, आज का लास्ट पार्ट, इंफिनिटिव फ्रेज एज अ नाउन। फिर दोबारा से वही चीज चलेगी इसमें। नाउन, कौन और क्या वाला, मीनिंग जिससे पता चलता है। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द पार्टी। अब देखिए, आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ, क्या नहीं चाहता हूँ। आप नाउन्स का रिप्लाई क्या और कौन से करते हो। तो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं क्या नहीं चाहता हूँ, टू गो टू द पार्टी, पार्टी, पार्टी में जाना। तो ये नाउन वाले हो गए, ये पूरी फ्रेज हो गई। नाउ लेट्स सी, ये फ्रेज स्टार्ट है एक इंफिनिटिव से, टू गो इंफिनिटिव हो गया, इसलिए ये नाउन फ्रेज हो गई एक इंफिनिटिव वाली। ऑलराइट, तो ये क्लियर हो गया इस बात से। आई होप you understand this exercise. You have to note it down in the notebook. Let me check if I can give you some exercise on it. अभी भी ये मिली हुई exercises आ रही हैं। Noun phrase, verb infinitive, verb infinitive नहीं आ रहा इसमें, adjective,
बहुत कम है इसमें एक्सरसाइज। इस तरीके से देखते हैं। अक्षय डिड नॉट कम टू स्कूल ऑफिस टुडे एज ही वाज फीलिंग। क्योंकि ये सारी कॉम्पोजिट एक्सरसाइज है मिली जुली, तो इसमें सभी को इंक्लूड किया गया होगा, तो अभी इसका यूज नहीं है। आई गिव यू एन एक्सरसाइज इन इन द स्लाइड, तो आप स्लाइड देखकर अपनी वर्कशीट में आप कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक टुडे। इसको रिवाइज करना है आपको बार बार, ऑलराइट। और आपको रिवाइज कर करके ही ये आएगा। बार बार पढ़िए समझिए। इसको नोट डाउन भी करना है आपने अपने फेयर नोटबुक के अंदर, ऑलराइट। So I hope you understand this topic. Take care of yourself, keep smiling, and we will see in the following, means I will see you in the next or in the following video. Till then, thank you so much.